हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था हंगर, हार्डशिप्स एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे फ्रांस के लोग हार्डशिप फेस कर रहे थे क्योंकि सिटीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे और खराब हार्वेस्ट होने के कारण लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था। इन सारी परेशानियों को झेलने के बाद वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया था और अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले टॉपिक से, जिसका नाम है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। तो इस रिवॉल्यूशन को एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा लीड किया जा रहा था और इन लोगों की बेसिकली दो डिमांड्स थी, पहला नेशन स्टेट और दूसरा पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। नेशन स्टेट का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अंदर बेसिकली तीन कैटेगरीज थी, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस और तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे। दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस के पास इतना फ्रीडम हो कि वो रूलर अगर कुछ भी लोगों के अगेंस्ट करता है तो उसे छाप सके, कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का सही रिपोर्ट लोगों के पास पहुंचा सके। तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी लोगों के पास इतना फ्रीडम हो कि लोग आपस में ग्रुप्स फॉर्म कर सके, एसोसिएशन फॉर्म कर सके, ताकि उन्हें बिजनेस और ट्रेड करने में आसानी हो। तो बात है 18 में 1848 की, जब जर्मन रीजन में मिडिल क्लास लिबरल्स लोगों ने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया और उसका नाम रखा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसमें टोटल 831 मेंबर्स थे और ये सारे लोग इकट्ठे हुए सेंट पॉल नाम के एक चर्च में, जो कि था फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में स्थित है। और ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे जर्मनी का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। उस समय के एम्परर फ्रेडरिक विलियम 4 के पास जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को लेके, पर ऑब्वियसली वो तो एक मोनार्की का राजा है, वो तो चाहेगा नहीं कि उसके रीजन में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और लोग रियली अपना लाइफ जी सके। तो ऑब्वियसली फ्रेडरिक विलियम 4 उन लोगों को इग्नोर कर देता है और उन्हें वहां से मार के भगा देता है और लिबरल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्लान था वो बुरी तरह फेल हो जाता है। इनका फेल होने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इनके पास पीजेंट्स और गरीब लोगों का सपोर्ट नहीं था। लोगों ने आपस में मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और पीजेंट्स और गरीब लोगों की मांगों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने लिबरल्स को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण ये लोग कमजोर पड़ गए और एम्परर ने इनकी बातों को नहीं सुना। भले ही ये लोग अपने प्रयास में फेल हो गए हों, पर इनके इस एफर्ट से एम्परर लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि लोग अब धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं और ज्यादा दिन तक उनका ये राज नहीं चलने वाला है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए धीरे धीरे एम्परर्स और किंग्स थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना चालू करते हैं। पहले तो ये सेर्फडम और बॉन्डेड लेबर को हैसबर्ग डोमिनियन और रशिया से हटा देते हैं और दूसरा हंगरी को ये लोग ऑटोनॉमी ग्रांट कर देते हैं 1867 में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी और इटली के बारे में, कि कैसे इन दोनों कंट्रीज के लोगों ने रिवोल्ट किया और इन दोनों कंट्रीज का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मनी का। तो इससे पहले वाले टॉपिक में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मन रीजन के लोगों ने एक नेशनल असेंबली बनाया था और वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेके वहाँ के एम्परर के पास गए थे, पर वो लोग फेल हो गए थे। पर इस फेलियर के बाद भी वो लोग हार नहीं मानते हैं और वो लोग अपना रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। और इस बार वो लोग हेल्प मांगते हैं प्रूसिया के लैंडलॉर्ड से, जिन्हें जंकर्स भी बोला जाता था। और इन लैंडलॉर्ड्स ने उस समय के प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, उसे भी अपने साथ मिला लिया क्योंकि उसके पास अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी थी। और ये सारे लोग मिल करके फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर के। ये लड़ाई पूरे 7 साल चलती है और इसका रिजल्ट ये आता है कि प्रूसिया रीजन के लोग, यानी कि जंकर्स और लिबरल्स का जो ग्रुप था, वो लोग जीत जाते हैं और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एक नया राजा बनता है, जिसका नाम था केजर विलियम I। और ये जो राजा था ये काफी प्रोग्रेसिव था और काफी अच्छा था, क्योंकि इसका मेन फोकस था करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सिस्टम और लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और जुडिशियरी को भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। अब हम पढ़ते हैं इटली के बारे में कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो 19th सेंचुरी में ना इटली 7 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और इन सातों रीजन को अलग अलग एम्परर्स के द्वारा रूल किया जाता था। और इन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसे विक्टर इमैनुअल II नाम के एम्परर के द्वारा रूल किया जाता था। और ये एम्परर एक्चुअल में इटालियन था और ये इटालियन भाषा भी बोलता था। तो इटली का जो नॉर्दर्न रीजन था उसे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा गवर्न किया जाता था और जो इटली का जो सेंट्रल रीजन था वो पोप के कंट्रोल में था। और इटली का सदर्न रीजन बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। तुम्हें याद होगा इस चैप्टर के पहले पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने गुसिपी मजीनी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया था। उन्हीं में से एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका नाम था यंग इटली और इनका भी यही मोटिव था कि ये लोग ये इटली को यूनिफाई कर सके। कोशिश किया था
इटली को यूनिफाई करने का, पर वो फेल हो गए थे। पर सर्डिनिया रीजन का जो किंग था विक्टर इमैनुअल II, उसने फाइनली मैटर को अपने कंट्रोल में लिया और उसने बिल्कुल ठान लिया कि वो अब इटली को यूनिफाई करके ही रहेगा और हार नहीं मानेगा। और ये किंग अपने मिनिस्टर काउंट कैवोर को जिम्मेदारी देता है इटली को यूनिफाई करवाने का। तो काउंट कैवोर और फ्रेंच आर्मी मिल करके नॉर्दर्न रीजन में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करती है और ये लोग जीत भी जाते हैं और इस एरिया को इटली का पार्ट बना लिया जाता है। और वहीं साउथ रीजन में इटली को आजाद करवाने के लिए एक इंसान का मदद लिया जाता है जिसका नाम था गसिपी गरिबाल्डी, जिसके पास खुद की अपनी एक आर्मी थी और उसकी आर्मी में हजारों वॉलंटियर्स थे और ये लोग मिल करके फाइट करते हैं सदर्न रीजन को आजाद करवाने के लिए। फाइनली 1860 में सदर्न रीजन भी फ्री हो जाता है। और फाइनली अगर बात करें सेंट्रल रीजन की, जिसे पोप के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो इसे आजाद करवाना बहुत ही मुश्किल नहीं था। और नॉर्दर्न रीजन को आजाद होते देख पोप डर जाता है और वो खुद ब खुद ही सेंट्रल रीजन को इंडिपेंडेंस दे देता है और इस तरह से इटली का फाइनली यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। देखो, हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। वैसे अब तक तो तुम्हें यूनिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। यूनिफिकेशन का मतलब होता है जब छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक कंट्री बन जाते हैं। देखो, तुमने जर्मनी और इटली के केसेस में देखा था कि उनमें रिवॉल्यूशन हुए, उसके बाद उनका यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, मतलब काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस होने के बाद इसका यूनिफिकेशन होता है। अब तुम लोग इस मैप पे नजर डालो, यहाँ पे तुम्हें 4 रीजन्स देखने को मिलेंगे। एक है स्कॉटलैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा इंग्लैंड और चौथा आयरलैंड। इन चारों रीजन्स में अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोलने वाले लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स बोलने वाले लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश बोलने वाले लोग रहते थे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंग्लैंड 1535 में वेल्स को अपने अंदर शामिल कर लेता है। अब कैसे करता है और क्यों करता है ये पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर इंग्लैंड आगे चल के आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने अंदर शामिल कैसे करता है उस बारे में तुम्हें जरूर पढ़ना है। तो देखो, 1688 से पहले इंग्लैंड के अंदर मोनार्की थी, लेकिन 1688 के बाद इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज होता है। मतलब बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट आ जाता है। और उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी ना, वो चाहती थी कि इंग्लैंड के टेरिटरी को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, मतलब और बढ़ाया जाए। और फिर आगे चल के 1707 में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंग्लैंड जो होता है वो स्कॉटलैंड के लोगों को मैनिपुलेट करता है और एक यूनियन साइन करवा देता है, जिसे बोला जाता है द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और जैसे ये एक्ट साइन होता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों एक बन जाते हैं और उसका नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। धीरे धीरे क्या होता है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट होती है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है और वो स्कॉटिश पीपल को सप्रेस करने लगते हैं। बेसिकली उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उनका पहनावा चेंज करने के लिए बोलते हैं, उनका जो लैंग्वेज है वो भी चेंज करने के लिए बोलते हैं। मतलब अब स्कॉटिश पीपल से बोला जा रहा था कि वो स्कॉटिश लैंग्वेज नहीं बोले और इंग्लिश बोले। और इस तरह से जो इंग्लैंड होता है वो स्कॉटलैंड पे अपना कब्जा भी जमा लेता है और वहाँ के लोगों को फोर्स भी करने लगता है वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को छोड़ दे। और क्योंकि इंग्लिश पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग थी तो स्कॉटिश पीपल कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इंग्लैंड जब स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लेते हैं तब उनका दिमाग जाता है आयरलैंड पे। अब आयरलैंड के साथ क्या होता है, चलो वो देखते हैं। तो आयरलैंड के अंदर 2 तरह के लोग रहते थे, एक होते थे कैथोलिक्स और दूसरा होते थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजोरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। अब देखो, जब देश के अंदर ही 2 तरह के लोग लड़ते रहेंगे तो उस देश के अंदर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। तो इंग्लैंड क्या करता है, प्रोटेस्टेंट को हेल्प करने लगता है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स को बोलता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे कैथोलिक से लड़ने के लिए। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, कैथोलिक सब ये सब देख के चुप तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए वुल्फ टोन नाम का एक आदमी होता है जो कि 1978 प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट भी करता है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि एट लास्ट 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता है। और ऐसे तुम देख सकते हो कि इंग्लैंड ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स सब पे कब्जा कर लिया। इसके बाद इस पूरे टेरिटरी का एक कॉमन ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और पूरे कंट्री का एक ही इंग्लिश नेशनल एंथम था। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब देखो, 18th 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो नेशन को फीमेल फिगर्स के जैसा विजुअलाइज करने लगते हैं। मतलब तुम लोग गलत मत समझो, जैसे हम इंडियंस इंडिया को भारत माता की तरह विजुअलाइज करते हैं ना, वैसे ही यूरोप में लोग अपने नेशन को फीमेल फिगर्स की तरह विजुअलाइज करने लगते हैं। जैसे फ्रेंच में मरीनी, जर्मनी में जर्मानिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखो, 19th सेंचुरी आते आते जो कंट्री के हेड होते थे या कंट्री की जो पार्लियामेंट होती थी, उनके अंदर लालच आने लगता है। उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगती है। अब इंपेरियलिज्म का क्या मतलब होता है, जब बड़ा मछली छोटी छोटी मछली को खाने लगता है। मतलब कि जो बड़ा नेशन होता है वो आसपास के टेरिटरी को, छोटे छोटे कंट्रीज को अपने अंदर शामिल करने लगता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रीजन था जिसका नाम है बल्कान रीजन।
और उस पूरे रीजन को ऑटोमन एम्पायर के द्वारा चलाया जाता था, मतलब कंट्रोल किया जाता था। वैसे इस बल्कान रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते थे जिन्हें आज के टाइम में बोला जाता है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो कमजोर पड़ने लगता है, मतलब कमजोर राजा आने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है ये जो अलग अलग जगह थे ना वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देने लगते हैं, मतलब अलग होने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सब अलग हो जाते हैं तो सबके अंदर लालच आ जाता है अपने टेरिटरी को सबसे बड़ा करने का। मतलब बुल्गारिया रीजन चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो, अल्बानिया रीजन चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो, वैसे ही ग्रीस चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो। बेसिकली वो लोग टेरिटरी हड़पना चाहते थे, जिसके कारण क्या होता है ये जितनी भी कंट्रीज थी सब आपस में ही लड़ भिड़ के मरने लगती है। अब देखो इनको लड़ता देख जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी ना उनको भी लालच आ जाता है और वो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी इस वार में हिस्सा लेने लगते हैं, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह वगैरह, और सभी बल्कान रीजन्स को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। एंड गेस व्हाट, यही कारण था तुम्हारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद आगे चल के लोग इंपेरियलिज्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, जो कंट्रीज है उन्हें समझ में भी आता है और धीरे धीरे करके लोगों को इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस पता चलने लगता है। तो यही था हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें हम वर्ल्ड वॉर 1 के आगे की कहानी जानेंगे, लेकिन सिर्फ इंडिया के अंदर। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।